इसमें देखें ये हम ऑल्दो इसमें काफ़ी डिटेल में चीज़ें लिख दी गई हैं, लेकिन आप लोग मीडिया का पार्ट हैं। ये हमारी जितनी सबमिशंस थी पिछले रिजीम चेंज के बाद से 9 अप्रैल के बाद से जितनी हमारी सबमिशंस थी, कंटेंशंस थी, ये उस सब को सब्सटैंशिएट करता है। हमने जो कहा कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं है, इस मुल्क में बुनियादी हकूक़ जो हैं वो पामाल हो रहे हैं, इस मुल्क में आइन को कुर्बान किया जा रहा है, इस मुल्क में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। ये उन सारी चीज़ों का एक सबूत है 100 सफ़े की रिपोर्ट के शक्ल में जो आपके सामने आई है। जो हमने जो बोला ये उसकी कॉन्टिन्यूशन है, और रिजीम चेंज के बाद इस मुल्क में फस्तायत का एक निज़ाम नाफिज किया गया है गैर कानूनी और गैर आइनी तरीके से। अब इसमें देखें, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। आपने काफ़ी उम्र शायद पढ़ी हो पॉलिटिकल साइंस। अब एक रियासत जो होती है वो वजूद में कैसे आती है, इसको समझने की ज़रूरत है। रियासत एक इमरानी मुआहदा होता है जिसको हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जिसको हम आईने पाकिस्तान भी कहेंगे। उसके आने के बाद जो हम सब लोग हैं, जितने शहरी हैं इस मुल्क के, हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो आइन है कि हम एक रियासत बनाएंगे, बॉडी पॉलिटिक। उस रियासत के कुछ फ़राइज़ होंगे, उसके फ़राइज़ में जो 3 सबसे बेसिक फ़राइज़ होंगे वो मेरी ज़िंदगी, राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, मेरे माल की हिफाजत करना है, और राइट टू लिबर्टी, मेरी आज़ादी की हिफाजत करना है। रियासत बनाने का मकसद क्या था? क्योंकि उससे पहले जो कानून था वो लॉ ऑफ नेचर था, वो लॉ ऑफ जंगल होता है। उसके अंदर जो ताकतवर होता है वो कमज़ोर के जो उसके हकूक़ होते हैं उस पर कब्ज़ा कर लेता है, उनको वायलेट करता है। तो रियासत का मकसद है कि उसने मेरे इन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, और ये मेरा आईन पाकिस्तान फ्रॉम आर्टिकल 8 टू आर्टिकल 28 बुनियादी हकूक़ बताता है हर शहरी का कि उसका रियासत की ज़िम्मेदारी है कि उसने उनको प्रोटेक्ट करना है। अगर और रियासत के 3 सतून हैं, एक एग्जीक्यूटिव है जिसने लॉ इन्फोर्स करना है, फिर एक अदलिया है जिसने आइन और मुल्क लॉ की तशरीह करनी है। लेकिन सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी मेरी नज़र में इस आईन पाकिस्तान के तहत अगर अदलिया पे आती है तो वो आपके बुनियादी हकूक़ की प्रोटेक्शन है, उसकी प्रिजर्वमेंट है। उसको प्रोटेक्ट करना है आपकी अदलिया ने, उसके आगे उसको गार्ड करना है। अब हुआ क्या इस मुल्क में, ये रिपोर्ट क्या कहती है, मैं आपको बताऊंगा किस तरह आपके बुनियादी हकूक़ सलब हो रहे हैं। सबसे पहले ये कहती है रिपोर्ट कि इस मुल्क में अनलॉफुल किलिंग और इन्फोर्स्ड जुडिशल किलिंग जो है, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग जो है वो बिल्कुल रैम्पेंट है। इसका मतलब क्या है? मेरा जो आइन में आर्टिकल 9 है जो मुझे राइट टू लाइफ देता है उसको वायलेट किया जा रहा है। फिर आर्टिकल 14, इसमें 3 मेरे राइट्स हैं। राइट टू प्रिवेसी कि मेरे घर के अंदर बगैर वारंट के कोई नहीं घुस सकता, मेरी प्राइवेट लाइफ है। राइट अगेंस्ट टॉर्चर कि मुझे टॉर्चर नहीं कर सकती हुकूमत वक्त। फिर राइट टू डिग्निटी कि मेरी डिग्निटी है उसको कोई वायलेट नहीं कर सकता। अगर कोई मेरी डिग्निटी वायलेट करेगा तो ये तीनों आपके बुनियादी हकूक़ जो हैं इनकी ये पामाल होंगे। फिर आर्टिकल फ्री स्पीच की बात करती है रिपोर्ट कि इस मुल्क में कोई फ्री स्पीच नहीं है। आर्टिकल 19 है, मेरा बुनियादी हक है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कि मैं बोलना जो चाहूँ मुझे बोलने दिया जाए, बोल के लब आज़ाद है मेरे। फिर आर्टिकल 19A राइट टू इंफॉर्मेशन, आपने ट्विटर पे पाबंदी लगा दी, आपने मीडिया पे पाबंदी लगा दी, मीडिया को रिपोर्टिंग से रोक दिया। तो जो इंफॉर्मेशन लेना ऑफ मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस मेरा राइट है, आपने उसको भी ख़त्म कर दिया। फिर सबसे इंपॉर्टेंट देखें, जितने भी बुनियादी हकूक़ है, एक तो राइट टू लाइफ है, ज़िंदा रहने का हक है, लेकिन उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट राइट होता है जो एक सोसाइटी की डेवलपमेंट का इंडिकेटर होता है वो होता है फ्री स्पीच। फ्री स्पीच में इस मुल्क में क्या हुआ पिछले 2 साल में? अरशद शरीफ साहब को इस मुल्क में दर्जनों FIR की गई उनके ऊपर, उनको चेस किया गया, उनको मुल्क से बाहर जाना पड़ा। फिर उनकी शहादत होती है, उस पर रिपोर्ट बनती है, एक FTT उन पर बनती है, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बनती है। सुप्रीम कोर्ट सू मोटो लेता है। वो अभी तक केस जब से उसकी लास्ट हियरिंग हुई है उसमें महीनों हो चुके हैं, लेकिन वो केस फिक्स नहीं हुआ। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑर्डर्स पास किए थे,
उस पर क्या इम्प्लीमेंटेशन हुई? नहीं हुई। अरशद शहीद साहब को, उनकी माँ को, वो चीखती रहती हैं, वो बोलती रहती हैं, वो अपनी इल्तिजा रेस करती रहती हैं, लेकिन उनको कुछ सुनने वाला नहीं है। फिर इमरान रियाज खान साहब के साथ क्या हुआ? किसकी कस्टडी में रहे वो इतना अरसा? हालांकि मुझे समझ नहीं आती, जो हमारी अदलिया है, जो बुनियादी हकूक़ की ज़ामिन है, उसने प्रोटेक्ट करने मेरे राइट्स को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग में अफसोस के साथ मेरे चीफ जस्टिस कहते हैं कि इमरान रियाज खान कौन है। उसके अलावा अभी आपने देखा असद तूर साहब के साथ क्या हुआ। मैं 3 एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, मुझे पता है आप लोगों को भी थ्रेट्स आती होंगी, आप लोग मुझे पता है कितनी मुश्किल से कवर कर रहे होंगे। तो अगर एक मुल्क जिसमें बोलने की इजाज़त नहीं है, तो क्या वो मुल्क तरक्की कर सकता है? पूरी दुनिया की हिस्ट्री खोल के देख लें आप, जिस मुल्क में फ्री स्पीच नहीं आई उस मुल्क ने तरक्की नहीं की। जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं आया उस मुल्क ने तरक्की नहीं की। तो आप जितने मर्जी पैसे मांग ले, जाके इधर से मांगे, वहाँ से मांगे पैसे, कटोरा लेके जाएं, लेकिन जब तक अपना हाउस एंड ऑर्डर नहीं करेंगे आप लोग तरक्की नहीं करेंगे। दुनिया से सीखें। उस मुल्क ने तरक्की की है इस मुल्क दुनिया में जिसने सबसे पहले एक चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, वो है रूल ऑफ लॉ। अब आप देखें, अब कल हमने जलसे अनाउंस किए, गुजरांवाला में CPO साहब है तैयब हफीज़ चीमा साहब, 19 घर गिराए उन्होंने ऑर्डर किया है। और हमने किया क्या? हमारा कसूर क्या था कि हम अपना एक बुनियादी हक जो मेरा राइट टू असेंबली, मैंने प्रोटेस्ट करना है कानून और आइन के दायरे में रह के, और उसका जवाब क्या मिला? पुलिस ने 19 घर गिरा दिए। ये जमहूरियत नहीं है, ये आपने एक फसाद खड़ा किया हुआ है। ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किया है आईने पाकिस्तान की शक्ल में, उसको आपने इररेलेवेंट कर दिया है। स्टेट की एग्जिस्टेंस इन क्वेश्चन आ जाती है। क्यों? क्योंकि आप आइन की रिस्पेक्ट नहीं करते। आइन के जो बुनियादी हक है मेरे, जो कोई मेरे से नहीं छीन सकता, आप उनकी इज्जत नहीं करते। आपके लिए आइन एक पीस ऑफ पेपर बन चुका है। जिस मुल्क ने आइन की इज्जत नहीं की वो हमेशा पीछे रहा है। पूरी दुनिया की एग्जाम्पल्स देख लें। जमहूरियत, जब तक जेन्युइन जमहूरियत नहीं आएगी, इस मुल्क की जो आवाज़ है, जो पार्लियामेंट में रिफ्लेक्ट नहीं होगी। पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट अवाम का चेहरा है। अवाम जिसको वोट देगी, अगर आप उसको वहाँ भेजेंगे तो तब भी आपके पास एक प्राइम मिनिस्टर आएगा जो सिविलियन सुप्रीमेसी पे यकीन रखता होगा और उसको एक्सरसाइज करेगा। आप जब जाली मैंडेट के साथ एक वज़ीर आज़म को बिठाएंगे PM ऑफिस में, तो वो ना इस अवाम के लिए खड़ा हो सकता है, अवाम को छोड़े वो अपने लिए भी नहीं खड़ा हो सकता। वो अपनी मर्जी का इंटीरियर मिनिस्टर नहीं अपॉइंट कर सकता, अपनी मर्जी का IG नहीं अपॉइंट कर सकता। क्यों? क्योंकि कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं जिनको इस मुल्क में मुसल्लत किया गया है, जिनके पास अवाम की सपोर्ट नहीं है, कोई मैंडेट नहीं है उनके पास अवाम का, लेकिन उनको आपने मुसल्लत किया है। और ये सारी चीज़ें, इसमें मैं एक चीज़ यहाँ पे, हमारी जुडिशरी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने बता दी है कि कितनी इंटरफेरेंस है इस मुल्क के अंदर, किस तरह जुडिशरी को इस्तेमाल किया जा रहा है अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए, और बिल्कुल किया गया है। लेकिन उस पर जुडिशरी का रिएक्शन क्या था? और बीइंग द फादर ऑफ द जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान, द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ही इज द अल्टीमेट गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ पाकिस्तान। जामिन है वो, उनकी ड्यूटी बनती है इस मुल्क के अवाम के बुनियादी हकूक़ को प्रोटेक्ट करें और अपने जजेस के साथ भी खड़े हों। अगर हमने रियासत के एक सतून को कॉम्प्रोमाइज़ होने दिया, उसमें इंटरफेरेंस होने दी, तो फिर हमें कोई इंसाफ देने वाला नहीं बचेगा। ये अभी आसमा जहांगीर साहबा की जो कॉन्फ्रेंस उनके नाम पे होती है, बड़ी बहादुर खातून थी, लेजेंड थी। उधर सैयद मंसूर अली शाह साहब फरमा रहे हैं कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इंटरफेरेंस। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हमें नज़र आना चाहिए कि जुडिशरी रिएक्ट कर रही है, जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही बुनियादी हकूक़ की वायलेशंस पे। तो इस वजह से जब करेंगे तो खुद ही अवाम आपको, आपकी तारीफ़ भी करेगी, आपको अप्रिशिएट भी करेगी। इस वक्त इस कमरे में जितने लोग बैठे हैं, अगर मैं इन सबसे पूछूं बताएं क्या जुडिशरी इंडिपेंडेंट है इस मुल्क में, मेरे ख्याल से शायद 99% लोग कहेंगे नहीं है। ये होता है, जुडिशरी कैन नॉट फंक्शन विदाउट द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द पब्लिक।
जुडिशरी का टेस्ट यही होता है कि पब्लिक उसको रेलेवेंट समझती नहीं, सबसे पब्लिक गेज है। अब आपने ट्रायल्स किए इस मुल्क में, सुप्रीम कोर्ट होते हुए, हाई कोर्ट होते हुए, अडयाला में 4 दीवारी के पीछे छुप के ट्रायल किए गए इमरान खान साहब के, और उसमें 12-12 घंटे की हियरिंग हुई। और यहाँ पे हमारी जुडिशरी जो जामिन है मेरे बुनियादी हकूक़ के इमरान खान साहब की, उसको देखती रही, वैलिडेट करती रही। क्या लोग सवाल नहीं करेंगे कि मुल्क में ज़्यादती हो रही तो आप कहाँ खड़े थे? आप देखें, मार्टिन लूथर ने बड़ी प्यारी बात की थी, मुझे अपने दुश्मनों की बातें याद नहीं रहेंगी, मुझे याद रहेगा तो मेरे दोस्तों की खामोशी जब मैं मुश्किल में था, वो खामोश रहे। इस वजह से देखें, ये एक रिपोर्ट जो है ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ हम ये कह रहे हैं, ये सब्सटैंशिएट करती है हमने जो अर्लियर जितनी बातें की, हम सब ने जो फेस किया, इस मुल्क ने जो फेस किए जितने मसले, उसको सब्सटैंशिएट कर रही है। और इसमें अभी वलीद साहब ने बात की, ये जो डीसीज़ हैं, जो हमारे डीआरओज भी बन गए थे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, अभी ये मैं 3 महीने के पहले के फिगर्स बता रहा हूँ, 2200 एमपीओ ऑर्डर्स इशू हुए हैं पंजाब में पिछले 1 साल में, और 700 एमपीओ ऑर्डर इशू हुए थे केपीके में। ये मैं सिर्फ आपको वो ऑर्डर्स बता रहा हूँ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स, वोटर्स, लीडर्स के खिलाफ इशू हुए हैं। एक शख्स जो अपने घर में बैठा है, कोई प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहा, उसको भी 30 दिन के लिए आपने जेल में डाल दिया एमपीओ ऑर्डर इशू करके। क्या इसको रोकने के लिए एक जज ने एक्शन लिया? सलूट मैं करता हूं जस्टिस बाबर सत्तार को, उन्होंने बताया कि अगर एक जज चाहे तो किस तरह बुनियादी हकूक के साथ खड़ा हो सकता है। लेकिन अब क्या हुआ, उनके खिलाफ कैंपेन स्टार्ट हो गई, उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे पेड कंटेंट चल रहा है इस वक्त, झूठा, बोगस, लेकिन उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो मैं सैल्यूट करता हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को, जो ज़मीर के साथ खड़े हुए हैं, जो आइन के साथ खड़े हुए हैं, जो कानून के साथ खड़े हुए हैं। अगर ऐसे जजेस 90% जजेस अगर हमारे पास ऐसे होते तो ये रिपोर्ट कभी पब्लिश ही ना होती, क्योंकि हमारे मुल्क की अदलिया हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही होती। इंटरनेशनल कमिटमेंट्स उन्होंने बताया जो हमारी हैं वो हम वायलेट कर रहे हैं। आपका GSP प्लस स्टेटस वो किस कमिटमेंट में मिला हुआ है कि हम ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन करेंगे। अब मुझे एक चीज़ देखें, इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी इंप्लीमेंट नहीं हुए, हाई कोर्ट को तो उन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया इन्होंने। क्या कोई मुल्क जो इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, या कोई बिजनेसमैन, कोई बिजनेस ग्रुप जो इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, क्या उसको लगेगा मेरी इन्वेस्टमेंट सेफ है अगर आप यहाँ के अदालतों के ऑर्डर ही नहीं इंप्लीमेंट करेंगे? अगर उसको कोई मसला होता है यहाँ पे किसी लोकल बिजनेसमैन के साथ और वो अपना कोर्ट जाता है, कोर्ट से ऑर्डर लेता है या आर्बिट्रेशन में चला जाता है, आर्बिट्रेशन को इन्फोर्स कराने आएगा इस कोर्ट में, उसको क्या गारंटी होगी कि इस मुल्क के मेरे ऑर्डर जो मेरे हक में आएगा इंप्लीमेंट होगा? तो क्या मैसेज दे रहे हैं हम दुनिया को? हमने इस वक्त चूज करना है वेदर वी स्टैंड विद द सिविलाइज्ड डेमोक्रेटिक वर्ल्ड जो रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करता है, या हम ऐसे वर्ल्ड के साथ खड़े हैं जहां पे या तो बादशाहत है या वहां पे एक अथॉरिटेरियन रिजीम है। हमें कायद आज़म के पाकिस्तान में रहना है, हमें जमहूरियत में रहना है। मैंने हिटलर के पाकिस्तान में नहीं रहना, मैंने मुसोलिनी के पाकिस्तान में नहीं रहना, मैंने एक जमहूरी मुल्क में रहना है जहां अगर आप मेरे खिलाफ भी बात करें, मैं पावर में बैठा हूं तो मैं आपको कुछ ना कह सकूं, आप भी मुझे क्रिटिसाइज करें, मैं आपको कुछ ना कह सकूं, क्योंकि आपके मैं राइट की इज्जत करूं। इस वजह से खुदा का खौफ करें, इस मुल्क की जमहूरियत पे तरस खाएं, लोगों को उनके बुनियादी हकूक दें, उन पर जुल्म ना करें। आखिर में मैं चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बात मुझे इसमें याद आई, अब मैं देखें मैं क्या एक्सपेक्ट करूं इस जुडिशरी से। मिलिट्री कोर्ट्स का केस चल रहा है, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब केस सुन रहे हैं, सलमान राजा साहब केस आर्ग्यू कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि फंडामेंटल राइट्स की वॉलेशन है मिलिट्री कोर्ट्स, तो आगे से हमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब अब रिटायर हो गए, उन्होंने जवाब क्या दिया, ये बुनियादी हकूक हमें पता नहीं कहाँ ले जाएंगे। जब हमारे जजेस को ही बुनियादी हकूक पर यकीन नहीं है तो मेरा और आपका क्या होगा? इस वजह से मेरी रिक्वेस्ट है काजी फ़ायद ईसा साहब से, उन्होंने बड़े अच्छे फैसले दिए हैं पास्ट में, बड़े बहादुर फैसले दिए हैं,
हमें उन्होंने बताया कि मैं डेमोक्रेसी पे यकीन रखता हूँ, मैं लड़ूंगा जमहूरियत के लिए, प्रोटेक्ट करूँगा फंडामेंटल राइट्स। असद तूर साहब पे हमला हुआ था, उनको फ्री स्पीच के प्याले दिए गए थे। बिल्कुल हमें इस तरह का चीफ जस्टिस चाहिए। अगर देखें, हमें सब पता है इस मुल्क में क्या हो रहा है, वो मैं ख़त्म करूँगा। वलीद साहब ने तो पढ़ा होगा, मीर तकी मीर साहब का शेर है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुली ना जाने बाग तो सारा जाने है। थैंक यू। मैं 2-3 मिनट लूँगा। कुछ 2-3 ऑब्जर्वेशंस हैं और कुछ सवालात हैं जो कि मैं रेज़ करना चाहता हूँ ताकि बारे रहे। वलीद साहब ने और अबूज़र साहब ने बड़े खूबसूरती से इन्होंने सारा जो की रिपोर्ट है उसके कंटेंट्स को एक्सप्लेन किया है और उसको कंटेक्चुअलाइज़ किया कि किस तरीके से डायरेक्टली ये हमें इफ़ेक्ट कर रही है, हमारे हकूक़ को इफ़ेक्ट कर रही है। देखिए, इस मुल्क में इस वक्त 2 ताकतें हैं। एक वो ताकत है जो कि हमें नज़र आ रही है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई गवर्नर है, कोई ये है, कोई वो है। ये वो ताकत है जो हमें नज़र आ रही है, लेकिन इनके पास ताकत नहीं है, ये कुछ कर नहीं सकते, ये मफकूद हैं, ये डमीज़ हैं, इनकी तनाबें कहीं और से खींची जाती हैं। और दूसरी ताकत वो है जो कि जिनके पास असल ताकत है लेकिन वो सायों की शक्ल में नमूदार है, वो हमें नज़र नहीं आती, ना वो सामने आना चाहते। ये वो बेसिक कॉन्फ्लिक्ट है जो कि जिसकी वजह से इस वक्त इन तमाम ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, फ्रीडम्स की वायलेशंस के साथ साथ एक कन्फ्यूजन सा क्रिएट होया हुआ है। मुल्क में वैसे तो देखने को जमहूरियत है, लेकिन असल में डी फैक्टो मार्शल लॉ है यहाँ। इस वक्त मार्शल लॉ रजीम यहाँ चल रही है और ये डमीज़ जो हैं ये उस शख्स वाहिद की दिक्तात जो है उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, ये बताए बगैर कि ये क्या कर रही हैं। वैसे तो पार्लियामेंट भी मौजूद है लेकिन वो टोटली पावरलेस है। जुडिशरी के बारे में मेरे दोस्त भाई अबूज़र ने बात की है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये ख़त्म होना चाहिए, इन द सेंस कि जी अगर आपने जमहूरियत नहीं रखनी तो फिर कह दें। ये डी फैक्टो जो है इसको बड़े से लोगों, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी भी इसी जुडिशरी की कॉइनेज है, जिसमें कि ये व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी कि ये जी कि जुर्म तो हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन तो वायलेट हुआ है, लेकिन चूंकि हो गया है जुर्म, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हो गया है, इसलिए हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है सिवाय इसके कि इसको हम लेजिटिमाइज करें। ये पाकिस्तान की तारीख में 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, 4 दफ़ा हुआ है। इसके अलावा आज भी जो आपके सामने खेल खेला जा रहा है वो यही है कि वो जो साए जो हैं जो हमारे ऊपर ताकत की शक्ल में कहीं विराजमान है और नज़र नहीं आते, ये उनके जो अकायद हैं या उनके जो अहकामात हैं उसकी तकलीद करना या उनको इम्प्लीमेंट करना, ये इसी कानून के तहत ही हो रहा है कि जी हम उस ताकत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो मेरे कुछ सवालात हैं। देखिए, रियासत के बेसिकली इस्टेब्लिश 3 सतून हैं, एक चौथा जो आप बैठे हुए हैं, टेंटेटिवली द 4th पिलर ऑफ द स्टेट। 3 लेजिस्लेचर जो है वो रिग्ड है, उसमें जो लोग बैठे हुए हैं वो डिज़र्व नहीं करते वहाँ, क्योंकि वो इलेक्शन जीत के नहीं आए बल्कि उन सायों की पेटनेज के अंडर वहाँ वो बैठे हुए हैं। सो उन्होंने ये नहीं करना कि ये कानून ऐसे बनाएं जो कि ह्यूमन राइट्स को स्ट्रेंथन करें, वो सिर्फ वो करेंगे जो कि उनको ऑर्डर किया जाता है। सो चूँकि डोमिनेंट प्रेजेंस है उन्हीं लोगों की है, इसलिए वो इन तमाम चीज़ों को ठीक करने की पोजीशन में नहीं है। इसके बाद आपका एग्जीक्यूटिव आता है। एग्जीक्यूटिव की जो स्टेटस है वो 6 जजेस के लेटर में बड़ी क्लियरली डिफाइन की गई है कि किस तरीके से एग्जीक्यूटिव ना सिर्फ कंप्लिसिट है क्राइम में, बल्कि एग्जीक्यूटिव जो है वो परपेट्रेटर भी है क्राइम का। वो तमाम क्राइम्स जिसका जिक्र अबूज़र ने भी किया है, और वो लेटर जो 6 जजेस का है उसमें बड़ी एक्सप्लिसिटली उसका जिक्र किया गया है, जिसको आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट दबाने की कोशिश कर रही है। होना तो ये चाहिए था कि जब वो लेटर आया तो उसके तहत एक जुडिशल कॉन्फ्रेंस की जाती जिसमें बाकी लोगों को बुला के, बाकी जजेस को बुला के उनके एहसासात, उनके तासुरात और उनके कमेंट्स भी लिए जाते कि कितनी हाउ डीप रूटेड इज दिस मैलेडी ऑफ इंटरफेरेंस इन अफेयर्स ऑफ द जुडिशरी। लेकिन एग्जीक्यूटिव जो कि कंप्लिसिट है अकॉर्डिंग टू द कंटेंट्स ऑफ द लेटर, उसी को एम्पावर कर दिया गया जी कि आप जाइए जाके कमीशन बनाइए, आप जाके कमीशन का हेड भी बनाएं। वो तो
we are grateful to the person who was nominated as the head of the commission कि उन्होंने कहा जी कि मैं इन TOs पे काम नहीं कर सकता, तो ये मामला आगे बढ़ाए। लेकिन अभी तो ये जो एग्जीक्यूटिव भी कंप्लिसिट है जुर्म में, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन में, फ्रीडम्स की वायलेशन में ये कंप्लिसिट है। और तीसरा जो आपका पिलर है वो है जुडिशरी। तो आजकल हमारे जो चीफ जस्टिस साहब यहाँ बैठे आते हैं, सुने उनकी आंखें देख नहीं सकती, उनके कान सुन नहीं सकते और उनकी ज़ुबान बोल नहीं सकती। ये है हमारा वो शख्स जो कि इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बैठा हुआ है। ये इंसाफ देने की बजाय इंसाफ की वायलेशन में पार्टनर बना हुआ है। ये भी उन सायों के ऑर्डर के ऊपर ऑपरेट करता है। ये जो देखी हुई ताकतें हैं वो भी नहीं पावरलेस है, जैसा कि मैंने कहा। ये अपने इनहेरेंट प्रिंसिपल्स जो है उनको इम्प्लीमेंट करने की बजाय ये अहकामात के इंतज़ार में बैठे रहते हैं। जहाँ मेरे दोस्त ने, अबू ज़र ने ये बताया है कि इन्होंने कोई अच्छे फ़ैसले किए हैं, वहाँ लेट्स नॉट फॉरगेट कि हुदैबिया पेपर मिल्स का जो फ़ैसला था वो भी इन्होंने किया है, जिसकी बेसिस के ऊपर कुछ इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भी गया था, और उस रेफरेंस को मेरिट पे डिफेंड करने की बजाय इन्होंने इम्यूनिटी लेने की कोशिश की थी और उनको दी गई। फैज़ाबाद धरने का जजमेंट भी देख लीजिए, वो भी कॉम्प्रोमाइज जजमेंट है इनका। तो इनके जो फैसले जो हमारी नज़र में जब से ये चीफ जस्टिस बने हैं तब तो ये रेप्रीहेंसिबल हैं। ये बिल्कुल एक बाई स्टैंडर के तौर के ऊपर, एक तमाशबीन के तौर के ऊपर खड़ा हुआ है ये चीफ जस्टिस, रादर दैन दिस कि जस्टिस इंसाफ के तकाजे पूरे करे, आइन के तकाजे पूरे करे, लोगों की इज्जत व जानो माल को प्रोटेक्ट करे। ये उसकी वायलेशन में एक पार्टनर बना हुआ है, ना देख सकता है, ना सुन सकता है, ना बोल सकता है। हमारी डिमांड इससे यह है कि ये चला जाए। अगर ये इंसाफ प्रोवाइड नहीं कर सकता पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को, तो इसका कोई मकाम नहीं है वहाँ बैठना, इसको छोड़ देना चाहिए। और यही हालत आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की भी है। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की एक बात बताऊं, 9 मई को वो ट्रेजिडी हुई थी, जिसके बाद रियासत का सारा जबर और फस्तायत जो था वो अनलीश की गई थी PTI के ऊपर। 25 मई को हमने एक पिटिशन मूव की थी सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो हुआ है इसके बारे में इसको सुना जाए और एक जुडिशल कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। 25 मई 2023, आज हम मई में दाखिल हो रहे हैं 2024 में। 1 साल से इस शख्स ने उसको एक कुशन के तौर के ऊपर अपनी सीट के ऊपर रख के उसके ऊपर बैठा हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, शर्म आनी चाहिए। शर्म का मकाम है ना सिर्फ चीफ जस्टिस के लिए बल्कि तमाम जुडिशरी के लिए कि उनका सरबराह इस किस्म का काम कर रहा है। इसके अलावा हमारी और भी बहुत सारी पिटिशंस हैं जो उसके पास पेंडिंग है, जिनको वो फिक्स नहीं कर रहा। इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस भी हमारी पिटिशन को फिक्स नहीं कर रहा। तो क्या हमारी तकदीर में ऐसे लोग लिखे हुए हैं? तो ये एक लम्हा फिक्रिया मेरे दोस्तों, भाइयों, आपके लिए भी, क्योंकि आपके बारे में भी इसमें तकरीबन 10-12 पेजेस जो है ना वो उन्होंने डिवोट किए हुए कि किस तरीके से आपकी फ्रीडम्स जो है उनको भी कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, आपको उनसे डिप्राइव किया गया। ये हम भेज रहे हैं आपको, ये देखिएगा। और मैं इंशाल्लाह ताला अनकरीब जबकि कंप्लीट वॉल्यूम हमारे पास आता है तो मैं चाहूँगा कि दोबारा आपसे इंगेज करूँ, दोबारा आपके साथ बातचीत करूँ अपने इन्हीं दोस्तों के साथ। बहुत मेहरबानी आपकी। कोई सवालात हों तो हम हाजिर हैं, मेरे दोस्त हाजिर हैं, पूछ लीजिए। अब से कुछ देर कबल दाखिला के स्पोक्सपर्सन ने प्रेस रिलीज जारी की और पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने उस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया है। इस पर आप क्या कहेंगे? बोल आवाज़ आ गई। दाखिला की वज़ारत ख़ारजा ने उसके स्पोक्सपर्सन ने रिजेक्ट किया है जी। तो वो दाखिला की हमारी नहीं वो इसी फॉरेन ऑफिस। तो वो मेरे भाई उनके पास ऑप्शन क्या था सिवाय इसके कि रिजेक्ट करने के? मैं दुआ दे देता हूँ। मैं अर्ज़ करता हूँ, ये ऐसे ही है, अफसोस के साथ ये ऐसे ही है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा हूँ। मैं क्योंकि मेरे फाजिल साथी ने यहाँ पे मीर तकी मीर का एक शेर पढ़ा, मेरे जहन में जो मौजू हम डिस्कस कर रहे हैं उसके हवाले से अल्लामा इकबाल का भी एक शेर है जो काबिल गौर है और इस मौजू पे लागू होता है। और ये 100 साल 125 साल पहले उन्होंने लिखा था कि खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों,
बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। और खुदा के बंदों से प्यार का जो फुकदान यहाँ पाया जा रहा है, ये रिपोर्ट उसकी आईनादार है। और पाकिस्तान की करंट तकदीर के ऊपर फैज साहब ने भी एक लिखी थी, वो यौम आज़ादी के ऊपर, ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं फलक के दश्त पर तारों की आखिरी मंजिल। कहीं तो होगा शब सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफीना गम दिल। तो भाई ये चल रहा है 76 साल से, ये रुकने को आ नहीं रहा, इन्हीं मुजरिमों की वजह से जिनको पिन पॉइंट हमने किया है, खासकर जुडिशल क्रिमिनल्स जो बैठे हुए हैं हमारे पास। शुक्रिया जी। मुशायरे में चेंज होगी।